देखो थोड़ा थोड़ा कैसा दिख रहा होगा, सेल्फ कंडक्टेंस जैसा दिख रहा होगा, है कि नहीं? तो सिंपली ये इंडक्टर ही होता है। इंडक्टर है तो जहाँ पे एक ये लगा मिलेगा वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन। और ऐसा अगर दो चीज़ मिलेगा तो फिर से वही चीज़ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जिसमें आप इनपुट दोगे वो आपका क्या होगा, प्राइमरी सोर्स, और जिस पे आप आउटपुट ले रहे होगे वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉइलिंग। ये आपको ट्रांसफार्मर में काम आने वाला है, इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर एक ही में हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी उसी पे ले रहे हैं तो उस कॉइलिंग को बोलते हैं प्राइमरी कॉइलिंग। और अगर हम एक कॉइलिंग पे इनपुट दे रहे हैं या करंट या ईएमएफ दे रहे हैं और दूसरे वाले पे आउटपुट ले रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कॉइलिंग। और कहाँ पे ये यूज़ में होगा सेकेंडरी कॉइलिंग वाला कंसेप्ट, ट्रांसफार्मर में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ वायर्स का टर्न्स होता है इसमें। तो टाइप ऑफ, देखो ध्यान से कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ चोक्स। दो टाइप के चोक्स होते हैं। पहला कौन सा है, लो फ्रीक्वेंसी चोक, या जिसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स भी कहा जाता है। और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी चोक, या जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक भी कहा जाता है। थ्योरी और प्रिंसिपल जो चोक कॉइल का है, तो कोई भी एसी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों लगा होगा, मतलब एल और आर वाला दोनों लगा रहेगा, तो वर्चुअल करंट उसमें कितना बहेगा, ऊपर ईएमएफ यानी ईवी अपॉन नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये कहाँ से है पता लग गया होगा, नीचे वाला क्या ले लिया है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस लगाया तो आर का स्क्वायर तो होगा ही, और साथ में एक इंडक्टर लगाए, अगर इंडक्टर लगाया तो किसको स्क्वायर करेंगे, एक्सएल को स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर पावर पूछ लिया उसी चोक में तो अगेन वही, वो तो याद रखना है, पावर इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता था, V इंटू आई। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, I इंटू ई इंटू वाई, बस। और बीच दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट को हटाओगे तो कौन सा एंगल यूज करोगे, कॉस फाई। अगर क्रॉस होता फिर साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। और पावर फैक्टर किसको कहा जाता है बेटा, क्वालिटी, कॉस फाई को ही कहा जाता है पावर फैक्टर। तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, B अपॉन H होता है फिगर में। तो सिर्फ वैल्यू याद रखो, ऊपर रेसिस्टेंस लेना है तो R ले लेना, और नीचे रेसिस्टेंस और इंडक्टर लगा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बस इतना याद रखना है कॉस फाई की जगह, कि कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा चोक कॉइल में, R अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस इतना फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद एसी में, एसी सर्किट में बेटा चोक का काम क्या होता है, ये कहाँ देखा होगा तुमने, आजकल के ट्यूबलाइट में नहीं लगा रहता, लेकिन पहले के जो ट्यूबलाइट्स होते थे उसमें चोक होता था। एक स्टार्टर होता था छोटा सा ऐसे गोल गोल, वो स्टार्टर होता था, और एक मोटा सा ऐसा होता था, वो चोक कहलाता था। तो चोक का मेनली काम क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट जो एसी है उसमें आ रहा है ट्यूब के अंदर, उसको रेस्ट्रिक्ट करे। मतलब 220 वोल्ट एक 12 वोल्ट के ट्यूबलाइट में घुसेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता था, चोक, ठीक है। तो चोक हम तब यूज कर लेते हैं। तो पहला यूज क्या हो गया बेटा, टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एसी सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। पूरा याद नहीं करना चाह रहे हैं, मत करो, सिर्फ क्या याद रखोगे, इसका काम क्या है, टू रेस्ट्रिक्ट करना फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। जो कि बेसिकली काम होता किसका है, रेसिस्टेंस का। तो एक तरह से रेसिस्टर काम करता है चोक पर। दूसरा क्या हो गया बेटा, फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड एसी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसी आ रहा है वो कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से ना आए, एक ही कांस्टेंट फेस में आए, मतलब स्मूथ है। तो स्मूथ एसी का फ्लो रहे सर्किट में, इसके लिए यूज होता है। एंड थर्ड, फॉर डिमिंग लाइट, किसी लाइट को अगर डिम करना है, कम करना है तो भी चोक का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट, अगर सप्लाई करना है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ज़रूरत होता है किसी भी डिस्चार्ज या मर्करी वेपर लैंप्स में, उसको जलाने के लिए, उसमें भी यूज़ होता है ये चोक, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाई इज अ चोक प्रेफर्ड टू रियोस्टाट इन कंट्रोलिंग करंट इन एसी सर्किट। क्यों यूज किया जाता है चोक, रियोस्टाट। रियोस्टाट मतलब समझते हो बेटा क्या होता है, वेरी गुड।
वेरिएबल रेसिस्टेंस। जैसे पंखा है, ये तो मेरा खराब है, लेकिन एक यहाँ लगा रहता है ना स्विच, जिसको हम ऐसे घुमाते हैं तो कम ज़्यादा कम अलग अलग होते रहता है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, रेसिस्टेंस चेंज कर रहे होते हैं। ज़्यादा रेसिस्टेंस देंगे तो धीरे धीरे चलेगा, रेसिस्टेंस कम कर देंगे तेज़ चलेगा, और कम कर देंगे और तेज़ चलेगा पंखा। तो चोक बेटा करंट को रिड्यूस कर देता है किसी भी एसी सर्किट में बिना कंज्यूम किए हुए मच पावर। तो पावर ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता है और एसी को कम कर देता है। तो चोक का मेनली यही काम होता है। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ जो रियोस्टैट है बेटा, जो वेरिएबल रेसिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और मैं सिंबल एक बार याद दिला देता हूँ कैसे बनाया जाता है रियोस्टैट का सिंबल। रियोस्टैट के लिए बेटा जो नॉर्मली रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल बना दिया जाता है। इसका मतलब ही होता था या तो रियोस्टैट या वेरिएबल रेसिस्टेंस। और एक तरह था इसी सर्किट को बनाने का कि रेसिस्टर बना के ऐसे काट दिया जाता था। ये दोनों एक ही चीज़ है, किसी से भी बना सकते हो रियोस्टैट का सिंबल, या दूसरे टर्म्स में इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब जो रेसिस्टेंस अलग अलग टाइप के देगा। अब उसके बाद रिएक्टेंस क्या होता है, अगेन फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन याद होना चाहिए बेटा। रिएक्टेंस मतलब क्या, एक्सएल, एक्स को रिएक्टेंस कहते हैं। तो नॉन रेसिस्टिव, ये नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन होता है बेटा जो करंट को मिलता है किसी भी एसी सर्किट में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। डेफिनेशन याद होना चाहिए। अगले बार कोई मुझे टेस्ट में ये नहीं बोलेगा मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल किया, मैंने सिर्फ थ्योरी किया, दोनों आना चाहिए। एक चैप्टर और दो चैप्टर में कोई भी ऑप्शन नहीं रखेगा। ऑप्शन हम तब रखते हैं जब इट इज़ मोर देन 4 to 5 चैप्टर, तब आप ऑप्शन रखते हो तो समझ में आती है बात। एक चैप्टर और दो चैप्टर में कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेल। एक्सेल को क्या बोलते थे बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस अगला है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। तो ये ऑपोजिशन ऑफर्ड करता है कौन, इंडक्टर। किसको करेगा, फ्लो ऑफ करंट को करेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एक्सेल से। और अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहो तो एक्सेल को कैसे कर सकते हो, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। ये ऑपोजिशन जो ऑफर करेगा कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा। ये रेसिस्टेंस या ऑपोजिशन जो ऑफर करेगा वो कैपेसिटर करेगा, किसको, टू द फ्लो ऑफ एसी, करंट जो बह रहा है उसको। इसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल क्या रखोगे, एक्सी, और एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी, चाहे 1/c ओमेगा, एक ही बात। 2 into 3 भी 6 होता है और 3 into 2 भी 6 होता है, राइट। और इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा, ओम। रेसिस्टेंस है ना एक तरह का ये, तो ओम होता है। अब बात करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या था, टोटल इफेक्टिव ऑपोजिशन, या इफेक्टिव ऑपोजिशन मतलब समझो होता क्या है, रेसिस्टेंस, उसी को बोलते हैं इम्पीडेंस। और उसका सिंबल क्या होता है, Z, Z से डिनोट किया जाता है। और ये Z हम सभी सर्किट का निकाल सकते हैं। किस किस में था बेटा, LR सर्किट में भी था, CR सर्किट में भी था और LCR सर्किट में भी था। तीनों में Z का वैल्यू पता होना चाहिए। अभी एक टेबल दिखाऊंगा, उसको दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। वो टेबल बना के कहीं भी लिख लेना, सो दैट ये तुम्हें याद करने के लिए सिंपल हो जाएगा। उसमें भी दिया हुआ है, बाकी टेबुलर फॉर्म में भी है। नेक्स्ट है बेटा वॉटलेस करंट, जिसे आइडियल करंट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया था पढ़ाते वक्त, घरों में जो बल्ब लगा रहता है हमारे बाथरूम में 0 वाट का, उसी 0 वाट के बल्ब को बोलते हैं वॉटलेस करंट वाला बल्ब। तो करंट को हम वॉटलेस कब कहेंगे, कोई भी टीचर पूछे तो आपको याद होना चाहिए जब पावर फैक्टर यानी cos फाई का वैल्यू 0 होगा। अगर टेक्निकल फॉर्म में किसी को जवाब देना है तो क्या दे सकते हो कि भाई अगर मेरा पावर फैक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो करंट कौन सा है, वॉटलेस करंट है। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा पावर फैक्टर 0 है, या नेक्स्ट लैंग्वेज में cos फाई का वैल्यू 0 है, तो उस समय जो करंट बह रहा होगा हमारे सर्किट में उसको क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट कहा जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, इसलिए इसको बोला जाता है वॉटलेस करंट।
अब कंडीशन ऑफ एसी टू बी वॉटलेस, सबसे पहले अगर कोई पूछे क्या कंडीशन है कि आपका एसी वॉटलेस होगा, चलो बेटा आगे। कंडीशन फॉर एसी टू बी वॉटलेस, वॉटलेस होने के लिए एसी का क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होता है। पहला तो याद ही हो गया होगा कि cos फाई का वैल्यू या पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दो लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ cos फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये पहली लैंग्वेज, और दूसरा लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि फाई का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 ही कितना होता है, 0 होता है। तो फेजर डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर सर्किट या तो उसमें प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो, मतलब या तो उसमें एक्सेल वाला चीज़ हो या तो उसमें एक्सी वाला हो, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। प्योर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब या तो ओनली कैपेसिटर लगा रहना चाहिए या तो ओनली इंडक्टर लगा रहना चाहिए, तो ही हम वॉटलेस करंट को अचीव कर सकते हैं, राइट। और कंडीशन जो एसी का होता है बेटा उसको 0, कंडीशन फॉर एसी को 0 होने के लिए, और ये फैक्टर्स तुम्हें याद रहना चाहिए। तो अगर प्योर कैपेसिटिव होगा सर्किट, अगर प्योर कैपेसिटिव का क्या मतलब है कि सिर्फ कैपेसिटर लगा है, तो फिर फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो जाता है बेटा, 0, तो पावर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन एक याद रखो, और एक ये याद रखो कि अगर हमारा सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो यानी उसमें सिर्फ L यानी इंडक्टर लगा होगा, और अगर ऐसा होगा तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन 90, तो cos 90 का वैल्यू अगेन कितना आ जाएगा, 0, तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो करंट को अगेन हम क्या कहेंगे, वॉटलेस कहेंगे। तो बस ये दो कंडीशन याद रखो, अगर ये दो कंडीशन याद है तो फिर इसका मतलब तुम वॉटलेस करंट को एलॉबरेट कर सकते हो, ठीक है। एक डेफिनेशन हो गया, एक दो कंडीशन हो गया, बस इस तरह से इसको पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड है बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। शादियों में होता है, गोल ऐसे रस्सी डालते हैं, उसको पकड़ के खींचते हैं, मतलब मैंने कौन सा एनर्जी लगाया, मैकेनिकल एनर्जी लगाया, और धड़ 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 करके इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बल्ब जल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसमें, जनरेटर में। तो डिवाइस जो कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, या इसको डायनामो भी कहा जाता है। एक्चुअली नेम जनरेटर जो है वो एक मिसनोमर है, क्योंकि ये जनरेट नहीं करता कोई भी एनर्जी, सिर्फ कन्वर्ट करता है, लेकिन नाम है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। जनरेटर किसको कहोगे आप, कोई जनरेट करे, पर ये जनरेट नहीं कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें इसको कन्वर्टर कहना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसको जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ओके। ये दो टाइप का होता है बेटा, एसी जनरेटर एंड डीसी। डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसी जनरेटर है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसी जनरेटर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एसी डायनामो, या और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटर। एसी जनरेटर का ही दूसरा नाम क्या है, ऑल्टरनेटर। तो एक डिवाइस, सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो किस पे काम करता है बेटा, प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे ही काम करता है। तो कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक्ड है उसको चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब हो गया बेटा, फाई। तो जब फाई चेंज होगा तो ईएमएफ जो है प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा तो ईएमएफ भी ज़्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम तो ईएमएफ भी कम। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि अगर फाई का वैल्यू ज़्यादा तो ई का वैल्यू भी ज़्यादा, और अगर फाई का वैल्यू कम तो ई का वैल्यू भी कम, राइट। उसके बाद डायरेक्शन बेटा जो है घूमेगा किस तरफ, कॉइल हमारा जो है ऐसे घूमेगा कि ऐसा, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे डिपेंड करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिटेल में एक बार बता देता हूँ बेटा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर होता है, उस केस में अगर हमने अपनी तीनों उंगलियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख ली, तो जो ये फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट,
ये शो करता है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, जैसे इसमें मैंने क्या बोला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। उस केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करोगे, उस केस में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। बाकी सब चीज सेम रहता है। अंगूठा यानी थंब क्या शो करेगा, फोर्स, इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो मिडिल फिंगर है वो करंट शो नहीं करेगा, वो शो करेगा इंड्यूस्ड करंट। बस ये डिफरेंस होता है। तो अगर इंड्यूस की बात आ गई तो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट। उसके बाद बेटा फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बेटा। तो इसमें फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या लगा रहता है, अगर डायग्राम देखोगे तो बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप देखा होगा, वो उसमें आर्मेचर कॉइल होता है। तो इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का किया होता है और उसको किसके बीच में रखा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा होता है। देखो ध्यान से डायग्राम, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो इसको घुमाएगा। तो राइट हैंड रूल होता क्या है बेटा, फोर्स करंट किस तरफ बह रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो करके देखो फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे ऊपर जा रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ, तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा। और उसके बाद अगेन उस साइड से नीचे आ रहा है, ऐसे करके देखो तो इस तरफ, तो अगेन फिर ये इधर टर्न हो जाएगा। तो वो होते रहता है, तो गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन आ जाता है फिर, ठीक है बेटा। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। वर्किंग समझ में आ गया ना। दो मैग्नेट के बीच में रेक्टेंगुलर स्लैब लगा हुआ है और इसमें अगर ध्यान से देखो तो करंट का डायरेक्शन इधर से दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, राइट हैंड लगाओगे, करंट का डायरेक्शन ऊपर कर लेना, ये अंगूठा का डायरेक्शन चेक करना है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक कार्ड है उस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो कैसे टर्न होगा, यहाँ फोर्स लगाओ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड से जाओगे, दूसरे साइड करंट का डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स इस तरफ है, तो वही जो ऐसे था इधर से फोर्स लग रहा है तो ऐसे घूम जाएगा, तो घूमते रहेगा, मतलब टोटल 1 रोटेशन कंप्लीट। और जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा बेटा, उसके बाद होता क्या है, इस थ्योरी में आपको लिखना है, ये जो स्प्लिट रिंग दिख रहे हैं R1 R2, ये स्प्लिट रिंग इंटरचेंज हो जाता है, ये यहाँ चले जाता है, ये यहाँ चले जाता है, और बीच में करंट डिसकंटिन्यू ना हो इसके लिए ये कार्बन ब्रशेस लगे रहते हैं। कार्बन का है तो इसमें करंट पक्का पास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है इसका। बाकी यहाँ जो R दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे आउटपुट ले लिया जाता है, आउटपुट रिसीव कर लेते हैं इस पर, ठीक है। लोड रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। लोड रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, जिसमें हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट की कहानी। तो इंड्यूस्ड करंट और इसकी कहानी याद रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है कॉइल के साथ, तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे, तभी सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा उस रेक्टेंगुलर स्लैब में। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, NBA cos phi, जहाँ N क्या है तुम्हारा, N है बेटा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इसका एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकाल लोगे, और cos phi तो पता ही है एंगल। उसके बाद करंट अगर बात करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में करंट कितना है, तो बेटा साइनसोइडल फॉर्म में करंट कितना लोगे, I = I0 sin ओमेगा t लोगे। और ध्यान से देखो ओम्स लॉ अगर लगा लोगे, I0 = होता क्या है, E0/R, कैसे V = IR होता था, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। अगर I = V/R हो रहा है तो उसकी जगह पे हमें यहाँ क्या लेना है, E/R, तो ये E की जगह E0 आ गया, ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। एंगल जहाँ पे भी थीटा है उसकी जगह किसको ले सकते हैं, ओमेगा t। उसके बाद EMF, फराडेज लॉ में 2 लॉ हमने पढ़े थे। तो फराडे ने 2 लॉज दिए थे। उसका पहले लॉ में यही था, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता था, इसलिए माइनस लग जाता था। तो इसमें d/dt तो वही रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह किसको हम रख सकते हैं, NBA cos थीटा या NBA cos ओमेगा t भी रख सकते हैं, ठीक है।
और ई जो है, ई की जगह इस पूरे वैल्यू को डाल देंगे, ई एन, इस साइन ओमेगा टी तो सेम सेम रहेगा, और इसकी जगह किसको डाल सकते हैं हम, ई नॉट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर जो है किसने बनाया था, निकोला टेस्ला ने बनाया था बेटा। एसी जनरेटर सबसे पहले जो बनाने वाला शख्स था वो था निकोला टेस्ला। टेस्ला की कारें बड़ी फेमस है, सुना होगा, एलन मास्क, वो टेस्ला की गाड़ियाँ बनाता है ना। तो उसी के कंपटीशन में जो है टाटा ने एक नया कार अभी लॉन्च करेगा 2025 में, है ना, वो करेंगे। आई रिस्पेक्ट द टाटा अलॉट, क्योंकि वो सबसे पहले अपने देशवासियों के बारे में सोचता है, मिडिल क्लास फैमिली। तुम लोग को जान के हैरानी होगी बेटा, इंग्लैंड का जो महाराजा है अलेक्जेंडर, उन्होंने जो है हाईएस्ट जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है ना सिविलियन का, तो वो वाला देने के लिए बुलाया टाटा को, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनका जो डॉग था वो बेचारा बीमार था। उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्मेशन दी गई और वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट किसी के टच में थे, जो उनका वकील था वो वहीं पे था, क्योंकि अगर अरेंजमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देखने। तो बाद में फिर जो था प्रिंस ऑफ चार्ल्स था बेटा, प्रिंस ऑफ चार्ल्स, याद नाम याद आ गया मुझे, प्रिंस ऑफ चार्ल्स था, चार्ल्स, हाँ चार्ल्स प्रिंस जो भी नाम है, तो वही थे। तो उनका भी स्टेटमेंट आया था, दैट्स व्हाई ना ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, तो इसलिए आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनकी जितनी भी कहानियाँ पढ़ोगे, कई लोगों ने तो नकली कहानियाँ भी डाल दी है यूट्यूब पे कि भाई वो एक पैसा हो कि मैं कोई भी चीज़ परफेक्ट है या नहीं है, वो नहीं, पहले मैं घुसता हूँ फिर उस काम को परफेक्ट कर देता हूँ। बेटा ये कोई स्टेटमेंट नहीं है टाटा की, ये लोगों ने खुद क्रिएट किए हुए हैं वीडियोज़ में, राइट, ये फेक न्यूज़ है। लेकिन ये वाला स्टोरी ट्रू स्टोरी, क्योंकि ये मैंने उनकी बुक्स में पढ़ा है, जो उनका बारे में है उसमें ये कहानी लिखी हुई है। ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में भी तुम्हें ऑलरेडी कहानी पता है बेटा। ट्रांसफॉर्मर नाम से ही पता लग रहा है, होता क्या है बेटा, एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करेगा एसी को यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को एट लो वोल्टेज इनटू दैट एट हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा। तो ये याद रखना है बेटा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट जो करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई दोनों चीजें हो रही हैं तो किसको क्या बोलेंगे। तो अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा ट्रांसफार्मर तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, उसको कम वोल्टेज कर रहा है, तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये काम किस पे करता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये याद रहना चाहिए। ध्यान से देखो कि ट्रांसफार्मर के आगे दोनों साइड में कॉइलिंग दिख रही है सभी को। तो इस यहाँ जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइलिंग। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें हम आउटपुट लेते हैं, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉइलिंग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने बताया इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है बेटा। कंस्ट्रक्शन आ जाता है, प्रिंसिपल भी आ जाता है, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइलिंग के बारे में तुम्हें पता लग गया है। उसके बाद बस इतना याद रखो, प्राइमरी कॉइलिंग जितना इसमें ईएमएफ दोगे, जितना फ्लक्स चेंज करोगे, इनपुट जो दे रहे हैं जितना फ्लक्स दोगे बेटा उतना ईएमएफ चेंज हो जाएगा। कम फ्लक्स दोगे तो कम ईएमएफ, ज़्यादा फ्लक्स चेंज करोगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इसका